जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज आपका जो क्लास 9th है इसमें जो महादेवी वर्मा चैप्टर आपका अध्याय 4 उसको हम आज पढ़ेंगे। तो उस अध्याय को पढ़ने से पहले सबसे पहले बच्चों हम आपकी महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी 4 नंबर का आता है बच्चों और एक एक नंबर से संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसको पढ़ाने के बाद हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आप अवश्य देखिए। क्वेश्चन आंसर जो एक वीडियो बना होता है, वीडियो बनाते हैं, उसमें क्वेश्चन तो आंसर तो आपकी बुक में दिया होगा अगर बुक आपके पास है। लेकिन क्या है बच्चों, जो उसके साथ हम और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो और कोई चीज उसमें बताते हैं, आवश्यक चीजें, वो आपको जानकारी वहां से प्राप्त हो जाती है। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले महादेवी वर्मा का ये जीवन परिचय जानेंगे। और उसमें सबसे पहले बच्चों 1 मिनट थोड़ा सा इसको पहले बड़ा करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही से आपका नंबर डिसाइड हो जाता है बच्चों। ये आपका नंबर दिलाने वाला चीज है। सिर्फ यहाँ से आपको क्या नंबर मिल जाएगा। देखिए थोड़ा सा, ये देखिए सबसे पहले बच्चों, ये आप फ्लो चार्ट, इसको क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। ये फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में बना लीजिए मेरे साथ ही। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तुरंत ऐसे लाइन, ऐसे गोला बना, चल वर्गाकार बना लीजिए थोड़ा सा बड़ा में, और ऐसे सुंदर सुंदर लिख लीजिए। या पहले उसको ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद उसके चारों तरफ स्केल से वर्गाकार लाइन खींच दीजिए, जिससे कि ये पता चल जाए कि हाँ ये मतलब थोड़ा सा देखने में सजीला हो जाए, टीचर को देखने में प्रभावित करे, प्रसन्न हो और अच्छे नंबर आपको दे। और बच्चों उससे ये देखिए, ये जो रिलेटिव है फैक्ट है, जिसको बार बार आपको निरंतर याद करना पड़ेगा। आप बार बार इसको याद कीजिए। कैसे, देखिए जैसे जन्म स्थान है फर्रुखाबाद। कौन, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फर्रुखाबाद, वहां हुआ था। 1907 में जन्म हुआ था और 1987 में मृत्यु हो गई थी। तो देखिए 1987 में से 1907 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। अर्थात वो 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके पिता कौन थे बच्चों, तो गोविंद प्रसाद वर्मा थे। कौन, गोविंद प्रसाद वर्मा पिताजी थे। और माता बच्चों श्रीमती हेमरानी थी, हेमरानी देवी थी। और छायावादी युग के ये लेखिका किस समय की थी, छायावादी युग की थी। छायावादी में आपके 4 कवि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं, एक तो आपके सुमित्रानंदन पंत, एक महादेवी वर्मा, एक जयशंकर प्रसाद, और एक बच्चों निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सब छायावादी कवि हैं। और देखिए बच्चों, भाषा कैसी, भाषा पे आप टेंशन ना लीजिए। भाषा लगभग सबकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली होती है। पद में है तो ज्यादा कभी कभी कविता हो जाता है, और ये गद्य है, गद्य में खड़ी बोली है, संस्कृत निष्ठ है, सरल है, सहज है। ऐसे ही आप लिख देंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और देखिए बच्चों, शैली आप देख लीजिए, शैली इसमें विवेचनात्मक है। कैसा, विवेचन कर रही है, संस्मरणात्मक है, याद करने योग्य है, भावनाएं भी इसमें है, व्यंग्यात्मक भी शैली है, चित्रात्मक और अलंकारी मतलब अलंकार भी उसमें इनकी कविता में, इनके गद्य में, इनकी कहानी में ज्यादातर ये सब चीजें दी हुई हैं। और देखिए बच्चों, अब इनका साहित्य में क्या स्थान रहा, तो ये कविता के क्षेत्र में एक नवीन युग का सूत्रपात करने वाली कवित्री के रूप में चर्चित है। मतलब ये जो कविता रची हैं उनमें इनका सबसे ज्यादा नाम हुआ है, कविता के माध्यम से चर्चित हुई हैं। अब आइए बच्चों, इनके बारे में हम लोग विस्तार से सुन लेते हैं, क्योंकि धैर्य बना के सुनिए और कॉन्सेंट्रेट एकदम पूरे ध्यान से एकदम सुनिए। और उसके बाद में ये फ्लो चार्ट फोकस कीजिए 2 से 3 बार 4 बार दिन भर में फटाफट। क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला होगा ना बच्चों, तो आप फटाफट ऐसे पढ़ने पे फोकस कीजिए। जो समय बीत गया आपने नहीं पढ़ा, क्या रीजन था, लेकिन अभी जब वर्तमान में आपका एग्जाम आप पढ़ रही है ना, पूरा ध्यान आप अपनी पढ़ाई पर लगा दीजिए, सब कुछ छोड़ के। तो आइए बच्चों, अब हम इनका जीवन परिचय समझते हैं। जीवन परिचय में पहले डिटेल समझ लेते हैं कि इनका जीवन परिचय क्या है, इनके माता पिता कौन है, इनका बचपन कैसे बीता। महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका है, मतलब इनके हर पद में आप ये तो गले चल रहा है बच्चों, लेकिन इनका जो पद है उसमें बड़ी ही पीड़ा छिपी हुई है, तो इसीलिए इनको पीड़ा की गायिका। अब आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि पीड़ा की गायिका के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तब आप बताएंगे महादेवी वर्मा। जैसे सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को।
जैसे उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद को। उसी प्रकार बच्चों पीड़ा की गायिका कौन है, इसमें आपकी महादेवी वर्मा। अब देखिए बच्चों, छायावादी कवित्री होने के साथ ही एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। बाबू गुलाब राय जैसे शीर्ष स्तरीय गद्यकार ने लिखा है कि मैं, ये कौन है, गुलाब राय ने, बाबू गुलाब राय एक कवि हैं, लेखक हैं बच्चों। उन्होंने लिखा है, कहा महादेवी वर्मा के बारे में कि मैं गद्य में महादेवी वर्मा महादेवी का लोहा मानता हूँ। अब देखिए, इसे पूछ लेगा बच्चों क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट है कि मैं गद्य में महादेवी का लोहा मानता हूँ, ये बात किसने कहा, तब आप बताएंगे कि बाबू गुलाब राय ने कहा। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक संपन्न कायस्थ परिवार में सन 1907 में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और माता का नाम हेमरानी देवी था। इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्रास्ट वेद गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। फिर बच्चों उसके बाद इनका विवाह 11 वर्ष की अल्प आयु में हो जाता है बच्चों, और ससुर जी विरोध के कारण इनकी शिक्षा में व्यवधान आ गया। अर्थात ससुर जी नहीं चाहते थे कि आगे शिक्षा मतलब अध्ययन करें, पढ़ाई करें, परंतु उनके निधन के पश्चात उन्होंने पुनः अध्ययन प्रारंभ कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद इनके ससुर की मृत्यु हो जाती है, तब इन्होंने फिर पढ़ना प्रारंभ कर दिया और सन 1933 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत बच्चों देखिए, संस्कृत एवं वेद विद्या में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी, देखिए पढ़ने का क्या फल है बच्चों, प्रथम श्रेणी। अब जीवन भर उनके नाम के आगे, उनके डिग्री के आगे प्रथम श्रेणी लिखा रहेगा। इसीलिए बच्चों आप लोगों से कहते हैं कि आज का जो समय है इसमें खूब परिश्रम कर लीजिए, क्योंकि ये नाम आपका जीवन भर रहेगा। जब आप अपना सर्टिफिकेट रिजल्ट देखेंगे या जब आप कभी कोई नौकरी या किसी अच्छे पद पर जाएंगे, तब जब इस रिजल्ट को देखेंगे तो आपको अपना परिश्रम याद आएगा और फिर आप दूसरों को भी प्रेरित कर पाएंगे, दिखा पाएंगे कि देखो बच्चों हमने इतना परिश्रम किया था, हम प्रथम श्रेणी इसीलिए सफल हुए थे, और आप भी ऐसे लगन से परिश्रम कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब आगे हुआ है 1965 ईस्वी तक कौन, महादेवी वर्मा जी प्रयाग विद्यालय महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहे। देखिए बच्चों, शिक्षा ऐसी चीज है, देखिए प्रधानाचार्य बन गई, वो भी प्रयाग महिला विद्यापीठ की। इन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत किया गया। देखिए बच्चों, अब ये उत्तर प्रदेश जो विधान परिषद है आप जानते हैं, उसमें सदस्य भी नियुक्त हुई। कैसे, शिक्षा के बल पर, ज्ञान के बल पर, मेहनत और परिश्रम के बल पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको आप थोड़ा सा अब छोटा देखिए करना पड़ रहा है, आप ध्यान से पूरे लगन से सुनने मात्र पे फोकस कीजिएगा। फिर बच्चों 11 सितंबर 1987 को, 1907 को इनका जन्म होता, 1987 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में ही इनकी मृत्यु हो जाती है मुख्यतः। फिर देखिए बच्चों, अब ये साहित्यिक परिचय में देख लीजिए कि महादेवी वर्मा के गद्य का आरंभ रूप इनकी काव्य कृतियों की भूमिकाओं में देखने को मिलता है। ये मुख्यतः कवित्री ही थी, मेन रूप से तो ये कविता ही लिखती थी। फिर भी गद्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोटि के संस्मरण हो गए, रेखाचित्र हो गए, निबंध हो गए, आलोचनाएं हो गई, इन्होंने लिखा। इनके संस्मरण है नहीं, क्या कहते हैं, अतीत के चलचित्र और बहुत सारी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं बच्चों। और देखिए अब ये 1930 में, सन 1930 में इनका पहला कविता निहार, पहला कविता संकलन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कविता और कविता संकलन में अंतर होता है। कविता केवल एक कविता को कहते हैं और कविता संकलन बहुत सारे कविताओं का संकलन है। वहां पर किसमें, निहार में। निहार नामक शीर्षक बुक में कविता के तमाम मतलब बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। तो कब 1930 में ये कविता निहार प्रकाशित होता है। उनकी पहली पुस्तक बच्चों अतीत के चलचित्र है, 1941 में ये प्रकाशित हुई थी। पहली पुस्तक थी जो कि अतीत के चलचित्र थी, जो कि 1941 में प्रकाशित हुई थी। अब बच्चों देखिए, रहस्यवाद एवं प्रकृतवाद पर आधारित इनका जो छायावादी साहित्य है बच्चों, हिंदी साहित्य की अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है इसे। आगे बच्चों, विरह की गायिका के रूप में महादेवी जी को आधुनिक मीरा, अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, महादेवी वर्मा जी को। महादेवी जी
कुशल संपादक एवं परिणाम स्वरूप ही चांद पत्रिका, चांद पत्रिका किसका है बच्चों? तो महादेवी वर्मा जी का है। अब ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा कि चांद पत्रिका किस लेखक या कवियत्री का है, तो आप बताएंगे महादेवी वर्मा जी का है। पत्रिका नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन गई। ये जो चांद पत्रिका है ये नारी से संबंधित पत्रिका थी बच्चों, और ये नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं में आ गई। और इन्होंने साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु बच्चों साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना भी की। क्या? साहित्यकार संसद नामक क्या कहते हैं संस्था की स्थापना की। इन्हें नीरजा काव्य रचना पर शेक्सपियर पुरस्कार और यामा कविता संग्रह पर मंगला प्रसाद पारितोषिक। बच्चों ये हिंदी क्षेत्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब सर्वोच्च सम्मान है। और कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि दी से सम्मानित किया बच्चों। और भारत सरकार ने पद्म विभूषण भी दिया। क्या? पद्म भूषण दिया। 2 देखिए बच्चों, पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2 अलग अलग है। तो पद्म भूषण थोड़ा बड़ा है और पद्म विभूषण थोड़ा सा बड़ा सम्मान है पद्म भूषण की अपेक्षा। तो इन्हें प्राप्त हुआ बच्चों, देखिए कितना सारा पुरस्कार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। तो मेरी बेटियां, आप ध्यान से इनकी जीवन परिचय से आप प्रेरणा दीजिए। क्या प्रेरणा लेंगे कि आप निरंतर अध्ययन करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, पर आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। और इसी संकल्प के साथ आपकी मैम आपके सामने उपस्थित हो गई हैं। आपकी परीक्षा और हमेशा जब तक आप 9 to 12 जब तक आप पढ़ते रहेंगे, आपसे जुड़ी रहेंगी और निरंतर आपको ऐसे पढ़ाती रहेंगी। बस आपको हमारा साथ देना है कि आप निरंतर पढ़ते रहना है, क्योंकि महादेवी वर्मा के समान ही हम लोगों को भी, आप लोगों को बेटियों, आप लोगों के भी नाम कमाना है। इसी तरह से आप लोग भी संसद में चुनी जाएं, हर प्रकार से आपको भी पुरस्कार मिले, आप एक अच्छे पद पे बैठे, वकील बने, डॉक्टर बने, अधिकारी बने, टीचर बने, मेरी तरह आप भी एक टीचर बने। तो आप इनसे प्रेरणा अवश्य लीजिए और इनके जीवन परिचय को बच्चों आप 2 से 3 बार देखिएगा, जिससे आपके दिमाग में चीजें बैठें। आइए बच्चों, इनसे संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, कृतियां इनकी कौन कौन है निबंध संग्रह में आपके, तो ये छड़दा है, श्रृंखला की कड़ियां हैं, अबला और सबला है, ये नारी से ही संबंधित होगा, अबला और सबला। साहित्यकार की आस्था, संकल्पिता आदि इन्होंने निबंध संग्रह लिखा है। मतलब इसमें बहुत सारे निबंध लिखे हैं और इन निबंध संग्रहों में इनके साहित्य तथा विचारात्मक निबंध संग्रहित भी हैं। और बच्चों, रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये दोनों रेखा चित्र है महादेवी वर्मा की। अब देखिए बच्चों, थोड़ा संस्मरण पे भी फोकस कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ रहा बच्चों, क्योंकि चीजें पूरी दिखनी चाहिए। संस्मरण में देखिए, पथ के साथ ही मेरा परिवार, स्मृति चित्र और संस्मरण, ये इनके संस्मरण हैं। और बच्चों, भाषण संग्रह में देखिए संभाषण, भाषण संग्रह में संभाषण है। और देखिए पत्रिका इन्होंने चांद और आधुनिक कवि, तो ये चांद जो है ये महिला से संबंधित है, और आधुनिक कवियों के बारे में इन्होंने पत्रिका जारी की थी। विद्वता के साथ इन्होंने संपादन कार्य संभाला। और बच्चों, आलोचना में भी इन्होंने लिखा। हमने सारा ये जो आपको गद्य का साहित्य का इतिहास है क्लास 9 का बच्चों, इसका एक प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दिया है और उसमें A to Z थ्योरी में समझा दिया है कि आलोचना क्या है, संस्मरण क्या है, कहानी क्या है, नाटक क्या है, उपन्यास क्या है, निबंध क्या है, रेखा चित्र क्या है, रिपोर्टाज क्या है, डिटेल हमने समझाया बच्चों। और इसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि तब आप देखिए, अब यहाँ पर आलोचना लिखा, अब आप कैसे समझ पाएंगे कि आलोचना क्या चीज होता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा बच्चों, उसका लिंक हम इस वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चीजें सब देखिए अच्छे से। तो देखिए बच्चों, आलोचना, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, यामा और दीपशिखा की भूमिकाएं, काव्य रचना, निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा और संधनी यामा, सप्तपर्णा,
प्रथम आयाम एवं बच्चों अग्निरेखा, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। अब आइए बच्चों इनकी भाषा शैली को हम लोग देख लेते हैं कि इनकी भाषा शैली कैसी रही है। बच्चों यहाँ पर देखिए, इन काव्य कृतियों में महादेवी वर्मा ने अपनी अंतर्वेदना और रहस्यमयी वृत्तियों को अभिव्यक्त की है इन रचनाओं के माध्यम से। अब भाषा शैली पे जाते हैं बच्चों, तो महादेवी वर्मा जी की जो काव्य भाषा है अत्यंत उत्कृष्ट है, समर्थ और सशक्त है। संस्कृत निष्ठता इनकी भाषा में प्रमुख विशेषता है। इनकी संस्कृत निष्ठा क्या बच्चों, जो संस्कृत से अधिकतर शब्दों को लिया गया है। इनकी रचनाओं में उर्दू, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, मुहावरों का प्रयोग हुआ है, लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। और इनकी रचनाओं में बच्चों, जिससे इनकी भाषा लोक जीवन की जीवंतता का समावेश हो गया। इतनी सारी बात, जब ये लोक मुहावरा हो गया बच्चों, लोकोक्ति हो गया, और उर्दू अंग्रेजी तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, इससे मतलब आम जनता खूब अच्छे से समझ पाई और पढ़ी। तो बच्चों देखिए, अब लक्षणा और व्यंजना, इनका जो ये लक्षणा व्यंजना की प्रधानता है इनकी कविताओं में, रचनाओं में, और इनकी जो भाषा, इनकी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है बच्चों, क्या, लक्षणा और व्यंजना। छायावाद कवियों का बच्चों ये विशेषता है, लक्षणा और व्यंजना की प्रधानता उनके। और लक्षणा व्यंजना ये सब हम बच्चों आपको डिटेल समझाएंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजें आप समझ भी नहीं पाएंगे, थोड़ा सा भी आप बहुत कॉमन है, छोटे हैं, इतनी जानकारी कहाँ है। तो ये बहुत डीप नॉलेज है, क्लास 10-11 के लिए है, तो अगले साल इसको आपको विस्तार से समझाएंगे। इस प्रकार महादेवी जी भाषा शुद्ध साहित्य भाषा है। महादेवी जी की भाषा जो बच्चों है वो शुद्ध साहित्य भाषा है। इनकी रचनाओं में चित्रोपम, वर्णात्मक शैली, विवेचनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक और अलंकारिक, सूक्ति शैली, उद्धरण शैली आदि शैलियों का प्रयोग हुआ है बच्चों, द्रष्टव्य किया गया है। अब आइए बच्चों, जो हमारे चैप्टर में है गिल्लू, इसको देख लेते हैं। एक रेखा चित्र है, ये मेरा परिवार नामक पुस्तक से लिया गया है, और इसमें इन्होंने कोमल लघु प्राणी, सुंदर जीव, गिलहरी की प्रकृति का मानवीय संवेदना तथा ममता के आधार पर चित्रण किया है। इस प्रस्तुति में आत्मीयता, ममता तथा स्नेहशील भाव का समन्वय हुआ है बच्चों। तो ये आ रहा आपका महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बच्चों। देखिए, अब इनसे संबंधित हमने आपसे कहा था ना कि आपका परीक्षा आने वाला है, इसलिए इनसे संबंधित हम आपको कम से कम 2 क्वेश्चन करा देते हैं। गद्यांश को लिए हैं बच्चों, और उसके बाद उनसे संबंधित जीवन पर मतलब कुछ अर्थों को ले लिए हैं, फिर उसके बाद व्याख्या ले लिए हैं, और उसके बाद प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे, इससे आपको अवगत कराना जरूरी है बच्चों कि आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे, और उसके बाद उसके उत्तर दिए हुए हैं, ये आपको याद करना है बच्चों। 2 हमने इंपॉर्टेंट समझ के 2 ढूंढ लिया है आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। हो सकता है आपके परीक्षा में यही सेम आ जाए, और अगर इससे थोड़ा सा अलग आ गया, दूसरा चैप्टर आ गया गद्यांश, तो भी बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़े रहेंगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको भी आप अच्छे से कर पाएंगे, और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर इसके अर्थ और व्याख्या को जानेंगे। देखिए बच्चों, सुनिए ध्यान से। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वो अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पे आ गया, और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। अर्थात जब वो बचपन में उसको काफी तकलीफ हुआ होगा, और वो उसकी तबीयत ज्यादा खराब रही होगी, और इन्होंने उसकी सेवा सत्कार किया होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जीवन की अवधि अर्थात जीवन काल, अंत की यातना अर्थात मृत्यु की पीड़ा बच्चों, और मरणासन, आप जिसकी मृत्यु समीप हो उसको मरणासन कहते हैं। आप इसको 1 वर्ड में आ जाएगा कि जिसकी मृत्यु समीप हो, मरणासन। अब आइए बच्चों, इसकी व्याख्या को देखते हैं। बहुत छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। व्याख्या देखिए बच्चों, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि गिलहरियों की आयु अधिक नहीं होती, मात्र 2 साल की ही होती है।
गिल्लू को भी उनके पास रहते हुए लगभग 2 साल हो गए थे। एक दिन उसके जीवन काल का अंतिम दिन आ ही गया। उस दिन गिल्लू ने सारा दिन कुछ न खाया न पिया और ना ही वो बाहर गया। वो अपने झूले पर बैठा रहा। अपनी यातना में अंतिम समय में वो झूले से उतरकर लेखिका के पास आया और उसी उंगली को पकड़कर उनसे चिपक गया जिस उंगली को बचपन में उसने अपनी मरणाधन अवस्था में पकड़ा था। उसके पंजे ठंडे हो गए थे, अर्थात उसकी चेतना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। क्या बच्चों? उसकी चेतना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, अर्थात मृत्यु की ओर वो बढ़ रहा था। कौन? गिल्लू। अब देखिए बच्चों, प्रश्न कैसे बनेगा अब यहीं पे समझिए बच्चों। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप तो जानते हैं गद्यांश का संदर्भ, आप समझ पा रहे हैं ना बच्चों? क्या लिखना है आप कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ गिल्लू शीर्षक से लिया गया और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी। हो गया, 2 नंबर मिल गया आपको। अब देखिए बच्चों, रेखांकित अंश, जो रेखांकित अंश था उसका व्याख्या करना था, हमने आपको वहां पर समझा दिया। एक नजर देख लीजिए इसी को। ये देखिए रेखांकित, ये देख पहले यहाँ देखिए, ये रेखांकित अंश ऐसे आपके एग्जाम में दिया रहेगा और इसी का व्याख्या किया रहेगा बच्चों। तो ये देखिए व्याख्या किया हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों। यह देखिए क्या कह रहा है कि लेखिका ने कैसे समझा कि गिल्लू का अंत समय आ गया है। तो कैसे समझा बच्चों? देखिए, साधारण रूप से एक गिलहरी की आयु मात्र 2 वर्ष होती है। लेखिका गिल्लू को नवजात शिशु के रूप में लाई थी और उनके पास रहते हुए 2 वर्ष हो भी गया था और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिसे लेखिका समझ गई थी कि गिल्लू का अंतिम समय आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों कि गिल्लू ने अंतिम समय में लेखिका की उंगली क्यों पकड़ी। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, गिल्लू ने अंतिम समय में लेखिका की उंगली इसलिए पकड़ी क्योंकि उसे लेखिका ने अत्यधिक लगा हुआ प्यार उसे लेखिका से अत्यधिक लगा हुआ प्यार था। उनकी उंगली पकड़कर वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा था। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए कि ये देखिए अंतिम समय में गिल्लू के क्रियाकलापों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जो अंतिम समय में, तब देखिए बच्चों यही है अंतिम समय में। आपने व्याख्या को अच्छे समझा तो देखिए ऐसे अंतिम समय में गिल्लू ने भोजन करना, बाहर जाना छोड़ दिया। आप सुने ये व्याख्या में भी देखे हैं। अपने अंतिम समय को पहचानते हुए गिल्लू ने रात को अपने बिस्तर से उतरकर लेखिका की उंगली को उसी तरह पकड़ा जिस तरह उसने बचपन की घायल अवस्था में लेखिका की उंगली पकड़ी थी, जैसे शायद वो उसे पुनः जीवन प्रदान करने के लिए कह रहा हो। समझ रहे हो बच्चों? इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन, इसी प्रकार से एग्जाम, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्वास के साथ बस इसी को खूब पढ़ लीजिए और जाइए बच्चों, देखिएगा आपका एग्जाम बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। देखिए अब यहाँ पर एक और हमने ले लिया इसीलिए कि 2 रहेगा, कम से कम एक ना एक तो मैम दे ही देंगी और नहीं देंगी तो आप तो समझ ही रहे हो किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए, पहले इसको गद्यांश को पढ़िए फिर इसका व्याख्या करते हैं। उसका झूला उतार कर रख दिया है ना बच्चों? उसका झूला, किसका झूला? गिल्लू का झूला। और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। तो आगे कह रही है, अब देखिए यहाँ अंडरलाइन है, इसी प्रकार क्वेश्चन दे देगा कि सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पीलाभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता रहेगा। मतलब जो जूही को वहां पर लगा, जूही का जो फूल है जब खिल जाएगा तो मुझे विश्वास और संतोष देता रहेगा। अब देखिए बच्चों, ये सोन जूही क्या है? जूही नामक बेल है जो पीले रंग की होती है। और समाधि अर्थात बच्चों दफनाना, जमीन के नीचे दबाना। लघुगात मतलब छोटा सा शरीर, गात मतलब शरीर होता है बच्चों, और लघु मतलब छोटा होता है। पीलाभ पीली चमक वाला, पीलाभ क्या होता है बच्चों? पीली चमक वाला। आइए बच्चों अब हम इनकी व्याख्या को समझ लेते हैं। सबसे पहले
लेखिका कहती हैं कि गिल्लू की मृत्यु के बाद उसका प्रिय झूला उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई, जिससे वो बाहर आता जाता था। लेखिका कहती हैं कि अभी भी गिलहरियों के बच्चे उस जाली पर चिक चिक करते रहते हैं, मानो गिल्लू को बुला रहे हों। और सोन जूही पर भी बसंत आता है, अर्थात बस वैसा ही है, बस गिल्लू नहीं रहा। सब कुछ वैसा है पर अब गिल्लू नहीं रहा। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई, क्योंकि सोन जूही की लता उसे बहुत पसंद थी। लेखिका का विश्वास था कि एक ना एक दिन उसका छोटा शरीर बसंत के मौसम में जूही के पीले फूल के रूप में खिलकर अपने होने का एहसास कराएगा। ये विश्वास लेखिका को संतोष देता था। बच्चों देखिए, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। आप अगर ये क्वेश्चन अभी देख ही लिए हैं, देखिए ऐसे संदर्भ पूछ लेगा। अब आप जानते हैं संदर्भ कैसे लिखना है, रेखांकितन अभी समझाया हमने आपको। गिल्लू की अनुपस्थिति में लेखिका ने क्या किया, तो आप जानते हैं कि उसके झूले को उतार कर रख दी। दूसरा, गिल्लू की समाधि कहाँ और क्यों बनाई गई, लेखिका किस दिन की प्रतीक्षा करती रही, गिल्लू की मृत्यु के उपरांत लेखिका ने क्या अनुभव किया। ये सब आंसर है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको खूब निरंतर याद कीजिए। तो आइए बच्चों देखिए, आंसर पहले का आंसर हम पढ़ लेते हैं। हमारी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित गिल्लू शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। और उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 आप जानते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या ऊपर है। गिल्लू की अनुपस्थिति में लेखिका ने उसका झूला उतार कर एक तरफ रख दिया और वो खिड़की भी बंद कर दी, जिससे वो गिल्लू बाहर आता जाता था। चौथा नंबर क्वेश्चन, गिल्लू की समाधि सोन जूही की लता के नीचे बनाई गई, क्योंकि लता गिल्लू को बहुत प्रिय थी। बस हो गया, 2-2 नंबर का पक्का है बच्चों। लेखिका उस बसंत ऋतु की प्रतीक्षा करती है जिस दिन सोन जूही का फूल खिलेगा और अपनी पीलाभ आभा के साथ खिलेगा, जो उन्हें गिल्लू के समान ही चमत्कृत कर देगा। गिल्लू क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 6 देखिए बच्चों। गिल्लू की मृत्यु के उपरांत लेखिका ने अनुभव किया कि उसका झूला उतारने, खिड़की की जाली बंद करने के उपरांत भी अन्य गिलहरियां वहां आया करती थी। वसंत की ऋतु के आगमन से सोन जूही पर पुनः कलियां प्रस्फुटित होने लगी और सब कुछ पहले के समान हो रहा था, बस केवल गिल्लू नहीं था। यही उनको दुख था। देखिए बच्चों, इसी प्रकार क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो अगर ये आपको लग रहा हो कि मैम का ये प्रयास हमारे लिए अच्छा है, आपको किसी भी तरह से बेनिफिट हो रहा हो बच्चों, हमने एक शुरुआत किया है बच्चों, बस एक छोटा सा हमने शुरुआत किया है कि हर बच्चों, प्रत्येक बच्चों का बस हिंदी हमको मजबूत करना है कैसे भी। बस आपको बच्चों हमने अपना तो प्रयास प्रारंभ कर दिया है, बस आपको हमारा साथ देना है कि आपको निरंतर वीडियो देखना है। और अन्य उन अभावग्रस्त बच्चों को जिनका हिंदी का काफी कमजोर हो गया उनका हिंदी विषय, उनको मजबूत कराने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए आप ये वीडियो अवश्य शेयर करें बच्चों। और इसमें आप कमेंट भी करें। आपको कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई और अन्य टॉपिक भी आपको समझना है बच्चों, तो इसमें नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वहां पर आप लिखिए कि मैम आप ये चीज हमको समझा दीजिए, ये वाला टॉपिक समझा दीजिए। वैसे तो हम निरंतर चल रहे हैं बच्चों, कोई भी तो नहीं छोड़ रहे हैं, आपको निरंतर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको आप एग्जाम तक, फाइनल टर्म के एग्जाम तक सारे कोर्सेज को कंप्लीट करना, जो भी आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है उसको हमको पूरी तरह कंप्लीट ही कराना है। और साथ में अच्छे से आपकी जो हिंदी के प्रति समझ है बच्चों उसको विकसित करना है। तो ये ध्यान से समझ लो बच्चों कि ये आपका सबसे पहले भी ये देखिए, थोड़ा सा आ गया सामने तो हम इसको आप फिर से रिमाइंड कर देते हैं कि ये देखिए, ये इसको आप अपनी कॉपी में अवश्य बनाइए और इसी प्रकार एग्जाम में लिखिएगा भी। आप गुरु या मैम बहुत अच्छा नंबर देंगे, कुछ खुश हो जाएंगे। बस इसमें जो फैक्टेज है बच्चों, ये फैक्टेज आप सही सही लिखिएगा। ये तो आइए बच्चों, अब इन वाक्यों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद बच्चों।